ऑडियो 6 राष्ट्रीय प्रगति के कुछ अनिवार्य मापदंड। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऊर्जा संकट के समाधान की दिशा में कुछ उपयोगी सुझाव। सभ्यता के आदिम युग में अग्नि का आविष्कार नहीं हुआ था, तब ईंधन के बिना भी मनुष्य का काम चल जाता था। अग्नि जलाने की तरकीब हाथ लगते ही ईंधन के प्रयोग की परंपरा चल पड़ी। आज स्थिति यह है कि उसके बिना दैनंदिनी जीवन के क्रियाकलाप चलने मुश्किल हैं। भोजन पकाने, पानी गर्म करने, कूलर, हीटर चलाने जैसे छोटे छोटे घरेलू कार्यों से लेकर विशालकाय उद्योगों तथा यातायात वाहनों के परिचालन में विपुल ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। व्यापक औद्योगिकरण के कारण स्थिति यहाँ तक आ पहुंची है कि सारे संसार को ऊर्जा के गंभीर संकट के दौर से गुजरना पड़ रहा है। प्रस्तुत समस्या से विश्व के सभी देश चिंतित हैं। हल निकालने के लिए विश्व के कोने कोने पर ऊर्जा सम्मेलन आयोजित हो रहे हैं। ऊर्जा स्रोतों के तेजी से चुकने से वैकल्पिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, बायोगैस, समुद्री लहरों की ऊर्जा के कितने ही प्रयोग सुझाए एवं किए जा रहे हैं। ऐसे प्रयास आवश्यक हैं और प्रशंसनीय भी। परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिक दोहन की बात अदूरदर्शी ही नहीं, खतरनाक भी है। कोयला, पेट्रोलियम आदि की मात्रा सीमित है। लकड़ी के लिए वनों की कटाई को अब पर्यावरण विशेषज्ञों ने अत्यंत हानिकारक बताया है। इन परिस्थितियों में नए ऊर्जा साधन ढूंढना जितना आवश्यक है, उतना ही जरूरी यह भी है कि अनियंत्रित उपयोग पर अंकुश लगाया जाए। उपार्जन ही नहीं, खर्च पर नियंत्रण भी अनिवार्य है। दैनिक जीवन में खाना पकाने से लेकर वाहन आदि में ऊर्जा की कितनी अतिरिक्त मात्रा व्यर्थ नष्ट होती रहती है। इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो उसकी रोकथाम हो सकती है। एक विश्लेषण के अनुसार भोजन पकाने में लकड़ी, कोयला, तेल, गैस आदि का जो परंपरागत तरीका है वह त्रुटिपूर्ण है। देहातों में प्रायः 100% व्यक्ति लकड़ी से ही भोजन पकाते हैं। प्रयोग विधि की अज्ञानता के कारण ऊर्जा की 60% मात्रा बेकार चली जाती है, मात्र 40% काम आती है। ईंधन की बचत के लिए ऐसे चूल्हों का विकास हो सकता है जिससे ऊर्जा की बर्बादी की रोकथाम हो सकती है। परंपरागत तरीके से अलग हटकर ऐसे चूल्हे बनाए जा सकते हैं जिनमें प्रयुक्त ईंधन का पूरा उपयोग हो सके। मशीनी चूल्हे का एक प्रयोग नई तकनीक के रूप में कुछ वर्षों पूर्व किया गया था। उसमें कुछ गुण थे और कुछ कमियां भी। उसमें थोड़ा सुधार करके ईंधन की बचत करने वाले नए तरह के चूल्हे बनाए जा सकते हैं। इस दिशा में कुछ व्यक्तियों के प्रयास उत्साहवर्धक हैं। सोशल वर्क एंड रिसर्च सेंटर हिसार के तत्वावधान में धुएं से रहित ऐसे चूल्हे का निर्माण किया गया है जिसमें ऊर्जा की वह मात्रा जो व्यर्थ चली जाती है का अधिकाधिक उपयोग हो जाता है। चंडीगढ़ से 15 किलोमीटर दूर शिवालिक पहाड़ियों के निकटवर्ती कितने ही गांवों में ग्रामवासी ऐसे ही चूल्हे का प्रयोग करते हैं, जिसमें प्रचलित चूल्हे में लगने वाले ईंधन से 1/4 में काम चल जाता है। ईंधन का अधिकांश ताप भोजन पकाने, पानी गर्म करने आदि में प्रयुक्त हो जाता है। चूल्हे का ताप नियंत्रित और संचित रहता है। देश में प्रतिवर्ष 13 करोड़ टन लकड़ी की खपत मात्र भोजन पकाने में होती है। चूल्हे में परिवर्तन करके उस खपत की आधी से अधिक बचत आसानी से की जा सकती है। खान पान की बुरी आदतों के कारण भी ईंधन की खपत अधिक होती है। स्वाद के लिए विविध प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। संतुलित पोषण के लिए भोजन में प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, चिकनाई आदि तत्वों का सम्मिश्रण आवश्यक तो है, पर यह जरूरी नहीं है कि उन प्राप्ति के लिए हर खाद्यान्न को साग, सब्जी, दाल को अलग अलग पकाया जाए। ढेरों और प्रचुर ईंधन की बर्बादी इस कारण होती है। मुंह में जाने के बाद तो सभी पदार्थ सम्मिलित हो जाते हैं। जायका जीभ तक सीमित रहता है। पेट भरने और पोषण प्राप्त करने से उसका कोई संबंध नहीं है। जीभ की परितृप्ति भी कुछ सेकंड होती है। मात्र इतने के लिए कितने सार सरंजाम जुटाने पड़ते हैं। तलने, भुनने एवं विविध पकवानों के बनाने में समय, श्रम, पैसा तथा विपुल ईंधन का अपव्यय होता है। रोटी और चावल का सम्मिश्रण नहीं बन पाता, अन्यथा
अन्यान्य सभी खाद्यान्न, दालें, सब्जियां मिलाकर एक साथ पकाए जा सकते हैं। प्राचीन काल में अमृतासन खिचड़ी पकाने खाने के पीछे आध्यात्मिक के साथ साथ ऋषियों की सूक्ष्म दृष्टि इस बात पर भी रही होगी कि कम से कम खर्च में अधिक से अधिक पोषण प्राप्त किया जाए। ऊर्जा की बचत के लिए एक पद्धति यह भी काम में लाई जा सकती है। अभ्यस्त खान पान के विकृत ढर्रे के कारण स्वास्थ्य की बर्बादी करते समझदार और नासमझ दोनों स्तर के व्यक्ति देखे जाते हैं। कम से कम हर व्यक्ति को आर्थिक एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से तो उस ढर्रे को बदलने के लिए अपने आप को तैयार करना चाहिए। कुकर पर पकाने से भी लगभग 50% ईंधन की बचत होती है। अमृतासन जैसे सम्मिश्रित पोषक आहार पकाने का क्रम यदि इस क्रम में और भी होने लगे तो बचत का प्रतिशत 75 तक पहुंच सकता है। अर्थात आज हर व्यक्ति भोजन पकाने में जितना ईंधन खर्च करता है उसके 1/4 में उसका दैनिक जीवन का काम चल सकता है। इस तरह एक वर्ष में भोजन पकाने में जितना ईंधन लगता है मात्र उतने से 4 गुने समय तक देश की पूरी जनसंख्या का काम चल सकता है। थोड़ी सावधानी, थोड़ा संयम और थोड़ी विधि व्यवस्था में हेर फेर से इतनी बड़ी बचत हो सकती है जिसकी प्रायः कल्पना भी नहीं की जाती। यह कहा जा सकता है कि देश की 75% जनता देहातों में रहती है और वह अत्यंत गरीब है। संभव है उनमें से कितने ही कुकर खरीदने में असमर्थ हों, पर ऐसा सोचना इसलिए निराधार है कि हारी बीमारी, शादी ब्याह, पर्वों आदि पर गरीब से गरीब भी अपने स्तर के अनुरूप खर्च करते हैं। बचत के लिए उन्हें समझाया जा सके तो हर व्यक्ति क्रमशः छोटी छोटी बचतों द्वारा ऐसे कुकर बनवा सकता है जिससे परिवार का काम चल जाए। मृत्युपरांत जलाने की परंपरा हिंदू धर्म में है। वह हर दृष्टि से वैज्ञानिक है, पर जिस ढंग से मृतक जलाए जाते हैं उसमें ईंधन अधिक लगता है। कृषि एवं ऊर्जा विभाग उत्तर प्रदेश के सचिव श्री J.S. पंत के निर्देशन में एक नई विधि निकाली गई है जिससे 60% ईंधन की बचत की जा सकती है। मृतक को लिटाकर जलाने की जगह मात्र उसे बिठाकर जलाने जैसा परिवर्तन करना पड़ता है। संबंध मंत्रालय द्वारा ऐसे मॉडल्स भी बनाए गए हैं जिनसे जानकारी मिलती है कि मृतक को जलाने में लकड़ी की खपत को अत्यंत कम किया जा सकता है। औचित्य को ध्यान में रखकर किसी भी धर्मानुयायी को परंपरागत तरीके शयन मुद्रा में ऐसा करने के लिए दुराग्रह न करना ही श्रेयस्कर है। मात्र थोड़े हेरफेर से ढेरों ईंधन की बचत संभव है। भोजन के बाद ईंधन की अधिक खपत वाहनों में होती है। तेज वाहनों के प्रचलन को आज के युग में सर्वथा बंद कर देना तो संभव नहीं है, पर कुछ कार्य ऐसे हो सकते हैं जो मंद गति से चलने वाले वाहनों से भी किए जा सकते हैं, जिनमें पेट्रोलियम ऊर्जा नहीं लगती है। भारत में पशुओं की संख्या लगभग 23 करोड़ है। बैलों की संख्या लगभग 8 करोड़ है। विकासशील देशों की 2 अरब जनसंख्या 40 करोड़ पशुओं पर कृषि और यातायात के लिए निर्भर है। औसतन इन देशों में 50% कार्य पशुओं द्वारा कृषि एवं यातायात के लिए कराया जाता है। इन पशुओं का बाजार मूल्य 3 से 4 खरब रुपए है तथा इनसे 2 करोड़ हॉर्स पावर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर इस ऊर्जा को कम किया जाए तो 200 अरब डॉलर की जरूरत होगी। खनिज तेल भंडार समाप्त होते जा रहे हैं। कुछ कार्यों में पशु ऊर्जा भी वैज्ञानिक स्थान ले सकती है। यूं भी अपने देश में तो कृषि एवं यातायात कार्यों में दीर्घकाल से पशुओं का प्रयोग होता आ रहा है। पशुपालन में वृद्धि द्वारा उस पुरातन प्रचलन को और भी प्रोत्साहित किया जा सकता है। अपने यहाँ कार्यरत 8 करोड़ पशुओं का बाजारों मूल्य तो 100 अरब रुपए के बराबर है। प्रत्येक पशु से आधा हॉर्स पावर ऊर्जा मिलती है तथा कुल पशुओं से 4 करोड़ हॉर्स पावर। यह ऊर्जा 3000 मेगावाट विद्युत शक्ति के बराबर है। 1 किलोवाट ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कम से कम 10,000 रुपए का विनियोग आवश्यक है। 30,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन के लिए 30 खरब रुपए तुरंत खर्च करने होंगे। पशुपालन वृद्धि से यातायात, कृषि आदि में विशेष सहयोग मिल सकता है। पशु 1 टन सामान को 10 से लेकर 40 किलोमीटर तक बैलगाड़ियों द्वारा आसानी से ले जा सकते हैं। थोड़ी दूरी के लिए ट्रक, रेल आदि का उपयोग खर्चीला है। नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स
तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 1971 से पूरे देश में 1,21,00,000 पशु गाड़ियां उत्तरी भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल में तथा 87 लाख पशु गाड़ियां दक्षिणी भारत, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उड़ीसा और केरल में थी। ग्रामीण यातायात में 70% भाग पशु गाड़ियों द्वारा संपन्न किया जाता है। कुल मिलाकर पूरे भारत में ये पशु गाड़ियां 165 करोड़ 1 लाख दिन कार्य करती हैं। देश में प्रचलित पशु गाड़ियों की स्थिति अत्यंत खराब है, विशेषकर बैलगाड़ियों की। मात्र 20% में रबड़ टायर तथा बॉल बियरिंग का प्रयोग होता है। प्रचलित पुराने मॉडल से पशुओं के ऊपर बोझ अत्यधिक पड़ता है, उनकी गति भी मंद रहती है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों की स्थिति भी दयनीय है, उसमें सुधार भी अत्यावश्यक है। पशु गाड़ियों तथा कृषि यंत्रों का यदि आधुनिकीकरण कर दिया जाए तो पशु ट्रकों तथा ट्रैक्टरों से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। खेत जोतने में ट्रैक्टर के बढ़ते हुए प्रयोग पर भी नियंत्रण करना चाहिए। आयातित ऊर्जा की बचत में इससे सहयोग मिलेगा। गांवों की अधिकांश खेती उनके बिना अधिक अच्छी प्रकार से हो सकती है। मोटर कार आदि का उपयोग व्यक्तिगत तौर पर संपन्न व्यक्ति करते हैं। रेल, बस जैसे यातायात साधन लंबी दूरी की यात्राओं के लिए आवश्यक हैं, परंतु वाहनों के व्यक्तिगत उपयोग पर अंकुश लगना चाहिए, विशेषकर उन पेट्रोल, डीजल आदि से चलने वाले वाहनों पर जो कम दूरी के लिए व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कम दूरी के लिए साइकिल, रिक्शे का ही उपयोग करना ऊर्जा संकट के इस युग में अधिक उपयुक्त है। रुड़की विश्वविद्यालय के 2 इंजीनियरों ने पेडल कार का एक ऐसा नमूना तैयार किया है जिसमें ऊर्जा नहीं खर्च होती। 4 सवारियां एक साथ बैठ सकती हैं। प्रति घंटा उसकी गति 12 किलोमीटर है। रिक्शे से कम बोझ चालक पर इस कार में पड़ता है। पेट्रोलियम के बढ़ते हुए मूल्य तथा ऊर्जा स्रोतों के घटते हुए भंडार को देखते हुए कितने ही देशों के नागरिकों ने उन वाहनों का प्रयोग कम कर दिया है जो पेट्रोल आदि से चलते हैं। चीन और जापान इस क्षेत्र में अग्रणी हैं। अपने देश में ऊर्जा संकट के सामूहिक हल के लिए एक प्रेरणाप्रद और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है बुलंदशहर जिले के जैनपुर गांव वासियों ने। गांव वालों ने लकड़ी, तेल, कोयला, बिजली के संकट को देखते हुए पूरे गांव के स्तर पर विचार विमर्श किया और यह निर्णय लिया कि यदि गांव में पशुओं से होने वाले कुल गोबर की मात्रा का ही भली भांति उपयोग कर लिया जाए तो इतने मात्र से प्रत्येक घर की ऊर्जा आवश्यकता की आपूर्ति हो जाएगी। इस योजना को साकार रूप देने के लिए विशेषज्ञों और सरकारी तंत्रों से संपर्क साधा गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्य के लिए पूरा सहयोग और प्रोत्साहन मिला। औद्योगिक मंत्रालय द्वारा की गई डिजाइन के अनुरूप हर घर के लिए एक अलग गोबर गैस प्लांट पर 800 रुपए का अनुदान मिला। इस दिशा में वैसे प्रयास तो शासकीय स्तर पर पूरे भारत में हुए हैं, परंतु इस प्रकार की मिसाल जिसमें सभी व्यक्तियों को सरकारी स्तर पर सबके लिए योगदान हो, कम ही देखने में आती है। प्लांट से पैदा होने वाली गैस का उपयोग गांव वाले भोजन पकाने, प्रकाश करने, थ्रेसर, आटा चक्की, रुई धुनने आदि मशीनों को चलाने में करते हैं। प्रति गोबर गैस प्लांट में 4 मवेशियों का गोबर प्रयुक्त होता है। इससे इतनी ऊर्जा पैदा हो जाती है कि दैनंदिन जीवन की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के बाद भी छोटे मोटे उद्योग स्वतंत्र रूप से चलाए जा सकते हैं। गांव के लोगों को इससे ईंधन, प्रकाश की समस्या से राहत तो मिली है, स्वतंत्र छोटे कुटीर उद्योगों को चलाने के लिए एक सुअवसर भी प्राप्त हुआ है। अगली योजना यह है कि गांव के बेरोजगार लड़कों को गांव में ही स्वतंत्र कुटीर उद्योगों के माध्यम से रोजी कमाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। इस तरह उपलब्ध नगण्य समझे जाने वाले साधनों के सुनियोजित एवं सदुपयोग द्वारा ये सामान्य व्यक्ति सामूहिक प्रयासों द्वारा ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम हो गए हैं। छोटे कुटीर उद्योगों की योजना से उनके विकास का महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त हुआ है। बायोगैस शक्ति से संचालित इस गांव को देखने के लिए एशिया, पूर्वी अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश
सहित 20 देशों के वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों ने फाओ अधिवेशन के दौरान इस गांव का दौरा किया और उन्होंने ग्रामीणों के इस प्रयास के लिए भूरी भूरी प्रशंसा की। ऐसा ही एक प्रयोग पुणे के निकट उर्ली कांचन नामक गांव में किया गया है। भारत एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन के सहयोग से एक विशालकाय गोबर गैस प्लांट सामूहिक स्तर पर लगाया गया है। यह प्लांट 600 मवेशियों के गोबर से चलता है। प्रतिदिन 12,000 घन फुट गैस पैदा होती है और साथ में बढ़िया किस्म की उर्वरक भी। यह खाद गोबर से अन्य विधियों द्वारा बनाई गई खाद की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तम होती है। उर्ली कांचन में विपुल परिमाण में पैदा होने वाले गैस का उपयोग भोजन पकाने, इंजन चलाने, प्रकाश उत्पन्न करने आदि विभिन्न कार्यों में किया जाता है। खादी और ग्रामोद्योग कमीशन जैसी संस्थानों के प्रयास से अब तक देश भर में 80,000 की संख्या में छोटे छोटे गोबर गैस प्लांट लगाए जा चुके हैं, पर देश की ऊर्जा आवश्यकता को देखते हुए यह संख्या अभी बहुत कम है। अपने देश में जितनी पशु संपदा उपलब्ध है, मात्र उतने के ही गोबर का सदुपयोग कर लिया जाए तो देश के समक्ष प्रस्तुत ऊर्जा संकट के हल में भारी सहयोग मिल सकता है। अनुमानतः देश में बैल, भैंस और गायों की कुल संख्या लगभग 23 करोड़ है, जिनसे प्रतिवर्ष 26 करोड़ 80 लाख टन गोबर पैदा होता है। इस विपुल मात्रा का यदि सदुपयोग हो सके तो ऊर्जा एवं उर्वरक दोनों ही आवश्यकताओं की पूर्ति एक सीमा तक हो सकती है। एक आंकड़े के अनुसार हमारे देश में कुल गोबर उत्पादन का लगभग 60% भाग उपले आदि बनाने में देहातों में प्रयुक्त होता है, जो जलावन के काम आते हैं। बड़ा भाग तो व्यर्थ चला जाता है, साथ ही उस कीमती खाद से भी वंचित रह जाना पड़ता है जो गोबर गैस प्लांट से गैस के रूप में अतिरिक्त प्राप्त होती है। देहातों में रहने वालों को इस हानि और लाभ को बताया समझाया जाना आवश्यक है। उपले के रूप में होने वाली गोबर की बर्बादी की रोकथाम हो सके और देश की कुल गोबर संपदा का सदुपयोग हो सके तो 4 पशुओं से चलने वाले 5 करोड़ 75 लाख घरों में छोटे स्तर के गोबर गैस प्लांट अथवा 600 पशुओं से चलने वाले 3,83,300 से भी ऊपर बड़े स्तर के गोबर गैस प्लांट्स की स्थापना हो सकती है। औसतन 8 व्यक्तियों का एक मध्यम परिवार माना जाए तो कुल 5 करोड़ 75,000 छोटे गोबर गैस प्लांटों से देश के 46 करोड़ नागरिकों की दैनंदिन जीवन की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती रह सकती है। पशुपालन को केवल इसी कारण यदि प्रोत्साहन मिल जाए तो कुल देश की 3/4 आबादी जो गांवों में निवास करती है अपनी ऊर्जा समस्या का हल निकाल सकती है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार आयात में व्यय होने वाली देश की कुल मुद्रा का लगभग 50% खनिज तेलों को मंगाने में खर्च होता है। पेट्रोलियम के बढ़ते हुए मूल्य के कारण यह राशि प्रतिवर्ष बढ़ती ही जा रही है। सन 1971 में पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर कुल खर्च 1 अरब 39 करोड़ का था, जो सन 1981 तक एक दशक में बढ़कर 35 अरब तक जा पहुंचा। अनुमान है कि गोबर गैस प्लांट की सस्ती और सरल योजना को यदि साकार रूप दे दिया जाए तो उपरोक्त राशि में से 50% की कटौती हो सकती है। यह बचत देश के विकास के अन्य कार्यों में प्रयुक्त हो सकता है। ऊर्जा संकट विश्व के गंभीरतम संकटों में से एक है। दैनिक जीवन के छोटे कार्यों से लेकर वाहनों, उद्योगों आदि बड़े प्रयोजनों में ईंधन की बड़ी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी स्थिति में विश्व के मूर्धन्य अर्थशास्त्रियों, वैज्ञानिकों एवं विचारकों ने पशुओं के गोबर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अत्यंत लाभकारी और निरापद माना है। निरापद इन अर्थों में कि कोयला, तेल, लकड़ी आदि खर्चीले हैं और प्रदूषण से युक्त भी। नाभिकीय ऊर्जा अपने साथ विकिरण आदि के गंभीर संकट लिए हुए है और साथ ही अत्यंत महंगी भी है। सौर ऊर्जा की तकनीक अभी विकसित अवस्था में है। इन परिस्थितियों में ऊर्जा संकट के हल का सबसे सुगम मार्ग है जैव ऊर्जा का संग्रह और सदुपयोग। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों के लिए यह प्रयोग एक वरदान सिद्ध हो सकता है। चीन ने इस दिशा में उत्साहवर्धक कदम उठाया है। लगभग 15 लाख की संख्या में वहां गैस संयंत्र लगाए जा चुके हैं। सामूहिक एवं सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास चल रहे हैं।
अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी गोबर गैस संयंत्र स्थापित हो रहे हैं। अपने देश के विचारकों ने भी देश के समक्ष प्रस्तुत ऊर्जा संकट के हल में गोबर गैस ऊर्जा को एक महत्वपूर्ण घटक माना है।